हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्टडी ग्रुप। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली के सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते थे वो सारा मैं आप लोगों को इस वीडियो में करवाऊँगी, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए। तो फ्रेंड्स, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में है सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। बी में है क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में। सी में प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में। तो फ्रेंड्स, ये तीनों जगहों पे सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है। क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में भी, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में भी और लोकतांत्रिक राज्य में भी सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है। यहाँ भी चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में विविधताओं में वृद्धि, बी में निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी, सी में अस्थिरता और आपसी फुट में वृद्धि और डी में कह रहा है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। तो फ्रेंड्स, सत्ता में साझेदारी का सही लाभ होता है कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी होता है, यानी कि अलग अलग समुदाय के लोग में जो झगड़ा होता है उसमें कमी होता है सत्ता में भागीदारी या साझेदारी के कारण। तो इसका सही लाभ क्या होता है? तो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश सत्ता में साझेदारी का श्रेष्ठतम प्रतिमान है। यहाँ पे चार देश का नाम दिया हुआ है। ऑप्शन ए में श्रीलंका, बी में भारत, सी में बेल्जियम और डी में है बांग्लादेश। तो बेल्जियम है जो यहाँ सत्ता के साझेदारी का श्रेष्ठतम प्रतिमान है, यानी कि यहाँ सत्ता में साझेदारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 4 में है शक्ति पृथक्करण किसे कहते हैं। शक्ति पृथक्करण या शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत क्या है। तो फ्रेंड्स, सरकार की जो अंग होती है, सरकार की 3 अंग होती है, उनके बीच शक्तियों का विभाजन क्या कहलाता है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहलाता है। तो सरकार की 3 अंग कौन कौन सी होती है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो फ्रेंड्स, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो शक्ति का विभाजन होता है उसको हम लोग शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में है विधायिका और कार्यपालिका के भी शक्ति का विभाजन। तो ये 2 ही अंग हो गया सरकार की, तो ये नहीं होगा। विधायिका और न्यायपालिका, यहाँ भी 2 अंग है। ऑप्शन सी में है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के भी शक्ति का विभाजन, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के भी शक्ति का विभाजन। तो यहाँ देखिए सरकार के तीनों अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के भी शक्ति का विभाजन। तो इसी को हम लोग कहते हैं शक्ति पृथक्करण या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अल्पसंख्यक समुदाय की सत्ता में भागीदारी या भागीदारी को हम लोग सत्ता में साझेदारी भी कहते हैं। तो साझेदारी बोलिए या भागीदारी, तो भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत में क्या उपाय किए गए हैं। तो फिर अल्पसंख्यक समुदाय के सत्ता में साझेदारी के लिए उसको आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सत्ता में भागीदारी के लिए क्या किया गया है? तो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ पे 4 देश का नाम दिया। ऑप्शन ए में कनाडा है, बी में बेल्जियम, सी में अमेरिका और डी में है स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड्स, कह रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो स्विट्जरलैंड में है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हमारा भारत, कनाडा, बेल्जियम, अमेरिका इस सब में कैसा लोकतंत्र है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जबकि स्विट्जरलैंड में कैसा लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो फ्रेंड्स, संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में, और स्मॉल डेट जब पूछा जाएगा तो हो जाएगा नवंबर 1946 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 8 में है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में कितना अनुसूचियां था? 8।
पहले जब संविधान बना था उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 4 बढ़ गया है। और कितने अनुसूचियां हो गया है वर्तमान में? तो 12। तो ये वर्तमान में ही पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 12। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषा को ही मान्यता मिली थी। 8 भाषा को बाद में जोड़ा गया है। तो वर्तमान में संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। ऑप्शन ए में एकल, बी में दोहरी, सी में त्रिस्तरीय और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, संघीय व्यवस्था में सरकार दोहरी होती है। एक होती है जो केंद्र सरकार होती है और एक राज्यों की सरकार होती है। तो कैसी सरकार होती है संघीय व्यवस्था में? दोहरी सरकार, यानी कि 2 सरकारें होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में संविधान की सर्वोच्चता, बी में निष्पक्ष न्यायपालिका, सी में शक्तियों का विभाजन और डी में है शक्ति का केंद्रीकरण। तो फ्रेंड्स, संघीय सरकार की विशेषता क्या है कि शक्ति का केंद्रीकरण, यानी कि सारा शक्ति केंद्र के पास ही हो। तो ये संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। संघीय सरकार में सारा शक्ति केंद्र के पास नहीं होता है, बल्कि उसके राज्य सरकारों के पास भी होता है। तो ये संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। बाकी संविधान की सर्वोच्चता, निष्पक्ष न्यायपालिका या स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, ये तीनों है जो संघीय सरकार की विशेषता है। और शक्तियों का केंद्रीकरण ये संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। संघीय सरकार में शक्ति का केंद्रीकरण नहीं बल्कि शक्ति का विभाजन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है संघात्मक सरकार में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? फिर संघात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच संविधान के द्वारा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संविधान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 में है इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए में है दिल्ली, तो ये तो केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप भी है। मिजोरम है जो एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, एक राज्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले था जब जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा से हटा दिया गया था तो 7 से बढ़कर 9 हो गया था, लेकिन वर्तमान में अभी 8 है, क्योंकि दादर नगर हवेली और दमन दीव को दोनों को एक कर दिया गया, दोनों को विलय कर दिया गया। यानी कि दादर नगर पहले तो था वो दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन उसको अब एक कर दिया गया है। इसलिए वर्तमान में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन? तो दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव और लक्षद्वीप। तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए वर्तमान में 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब वर्तमान में राज्य पूछेगा तो वर्तमान में अभी कितना राज्य है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन के लिए कुल लोकसभा में निर्वाचन कितने सीटों पे होती है? तो 543 सीटों पे लोकसभा में निर्वाचन होती है वर्तमान में। और दो सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो कुल सदस्य अभी वर्तमान में 545 है लोकसभा में, जिसमें 543 निर्वाचित हुआ है और 2 को राष्ट्रपति मनोनीत किया है। लेकिन यही पूछेगा कि लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या होती है 552, जिसमें 550 को हम लोग निर्वाचित कर सकते हैं और 2 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लेकिन फिलहाल वर्तमान में 543 पर ही निर्वाचन होता है और 2 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो यहाँ वर्तमान में पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 543। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी,
राष्ट्रपति। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति ही दिलाता है, उसका नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। क्वेश्चन नंबर 17 में है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो फ्रेंड्स, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 ईस्वी में। कितना? 1953 ईस्वी में 22 दिसंबर को हुआ था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 में है 1953 में गठित राज्य पुनर्आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? फजल अली, कुंजरू और के.एम. पनिकर। उनमें से अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो फजल अली को बनाया गया था। तो यहाँ पे अध्यक्ष पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फजल अली। फ्रेंड्स, इसका राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन तो 1953 में किया गया था, लेकिन जब पूछेगा कि ये आयोग अपना रिपोर्ट कब दी थी, तो वो 1955 ईस्वी में दिया था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया था? तो 1955 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है भारत में संघ एवं राज्यों के अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो भारत में संघ या केंद्र और राज्य के बीच के अधिकारों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। कितने सूची में? 3 सूची। 3 सूची कौन कौन है? संघ सूची या केंद्र सूची, और दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र कानून बनाती है और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची ऐसी है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कितनी सूचियाँ हैं? तो 3 सूची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है मुद्रा, बैंकिंग, संचार, सुरक्षा, विदेशी मामले जैसे विषय किस सूची में रखे गए हैं? तो फ्रेंड्स, मुद्रा, बैंकिंग, संचार, सुरक्षा, विदेशी मामले जैसे विषय ये हैं जो केंद्र सूची के विषय है। केंद्र सूची या संघ सूची के विषय हैं। इस पे केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केंद्र सूची। केंद्र सूची को ही संघ सूची कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है अधिसंवर्ती सूची के विषय किसी विषय पर केंद्र के कानून और राज्य के कानून में विरोध हो तो इसे मान्यता मिलती है। संवर्ती सूची का कोई विषय है, उस पर केंद्र सरकार का कानून और राज्य सरकार के कानून में विरोध हो गया, यानी कि केंद्र सरकार कुछ कानून बनाई है और राज्य सरकार अलग कानून बनाई है, तो इस स्थिति में किसके कानून को मान्यता मिलेगा? तो इस स्थिति में जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानून के बीच विभेद होता है, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार के कानून को मान्यता मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केंद्र के कानून को मान्यता मिलेगी, राज्य के कानून को नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 में है अवशिष्ट अधिकार किसके पास होता है? तो फ्रेंड्स, अवशिष्ट अधिकार किसके पास होता है, इसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि अवशिष्ट अधिकार क्या है। तो फ्रेंड्स, सारी शक्तियों का विभाजन तो लगभग 3 सूची में किया जा चुका है। सारे विषय उसमें सम्मिलित हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे विषय हैं जो उसमें नहीं सम्मिलित है, तो उसको अवशिष्ट सूची में सम्मिलित किया गया है, जिसपे सिर्फ केंद्र सरकार ही उस पर कानून बना सकती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है अवशिष्ट अधिकार किसके पास, यानी कि अवशिष्ट विषय में, अवशिष्ट सूची में सम्मिलित विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो उस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केंद्र सरकार, केंद्र के पास। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में संसद और डी में लोकसभा। तो फ्रेंड्स, किसी भी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 में है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ या किस वर्ष हुआ? तो फ्रेंड्स, झारखंड बिहार से ही टूटकर बना है, तो वो बिहार से अलग कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में है पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? यानी कि भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी, यानी कि कांग्रेस का सरकार नहीं, किसी और पार्टी का सरकार भारत में पहली बार कब बना था? तो भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 ईस्वी में बना था। किसका बना था? तो भाजपा का बना था। इसमें मोरारजी देसाई
किसकी अध्यक्षता कर रहा था कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। उस समय इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी जो पहले से प्रधानमंत्री थी, तो 1977 के चुनाव में वह जिस क्षेत्र से खड़ा हुई थी, रायबरेली क्षेत्र से खड़ा हुई थी, तो वो भी हार गई थी। क्यों हार गई थी? तो वो आपातकाल की घोषणा करने के कारण वो ऐसा हुआ था कि वो कांग्रेस का बहुत ज़्यादा लोग विरोध करने लगा था, जिससे इंदिरा गांधी खुद अपने क्षेत्र से रायबरेली से चुनाव हार गई थी। और केंद्र में किसकी सरकार बनी थी? भाजपा की सरकार, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1977 ईस्वी में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज का गठन कब हुआ? तो फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज का गठन 1959 ईस्वी में हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य का गठन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है? 27 में कह रहा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो फ्रेंड्स, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया था। राजस्थान के नागौर जिला के वाघधरी गांव में हुआ था। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का वहाँ लागू हुआ था। तो यहाँ पे राज्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पूछेगा कि राजस्थान के किस जिला में? तो नागौर जिला में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 में है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय कैसा है? तो बिहार में पंचायती राज का जो स्वरूप है वो त्रिस्तरीय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 में है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। तो भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पंचायती राज से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में हुआ था 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो फ्रेंड्स, ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 में पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो फ्रेंड्स, पंचायत समिति का प्रधान होता है वो प्रमुख होता है। और ऊपर में था कि ग्राम कचहरी का प्रधान, तो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच, लेकिन पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी निर्धारित की गई है? यानी कि कोई ग्राम पंचायत को गठन करने के लिए, यानी कि एक ग्राम पंचायत न्यूनतम कितनी जनसंख्या रहेगी तो उसका गठन किया जाएगा। यानी कि कम से कम कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो जिस क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 7,000 रहेगी उस क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत का गठन कर दिया जाएगा। तो न्यूनतम जनसंख्या कितनी चाहिए? तो 7,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 7,000। क्वेश्चन नंबर 33 में है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? तो फ्रेंड्स, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में की गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चेन्नई या मद्रास। क्वेश्चन नंबर 34 में है, स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में नगर निगम, बी में नगर परिषद, सी में नगर पंचायत और डी में है जिला परिषद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पूछ रहा है स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था। तो ये नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ये सब है जो शहरी संस्था है। ये तीनों है क्या? शहरी संस्था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है ग्रामीण संस्था। तो जिला परिषद होती है जो ग्रामीण संस्था होती है, जिसका चुनाव होता है, जो मुखिया का चुनाव जब होता है उसी समय इसका भी चुनाव होता है जिला परिषद का। तो ये जिला परिषद कैसी संस्था है? तो स्थानीय स्वशासन की एक ग्रामीण संस्था है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में प्राप्त हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन, ऊपर मैं पढ़ाई हूँ कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। तो उसी 73वें संविधान संशोधन में ही पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा मिला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है बिहार सरकार ने नगरों के प्रबंध के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो बिहार सरकार द्वारा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 ईस्वी में पारित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 में है छोटे शहरी क्षेत्र के लिए किस संस्था के निर्माण का प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ क्या कह रहा है? छोटे शहरी क्षेत्र, बड़े शहरी क्षेत्र नहीं, छोटे शहरी क्षेत्र। तो छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद का निर्माण किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नगर परिषद। और नगर निगम आ जाता है वो बड़ा शहरी क्षेत्र में आता है। जो छोटा मोटा शहर रहता है वो आता है नगर परिषद में। क्वेश्चन नंबर 38 में है मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो फ्रेंड्स मुखिया का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 39 में है इनमें कौन ग्राम पंचायत का अंग नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में मुखिया, बी में प्रमुख, सी में ग्राम सभा और डी में है पंचायत सचिव। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि इनमें से कौन है जो ग्राम पंचायत का अंग नहीं है? तो ए प्रमुख होता है जो ग्राम पंचायत का अंग नहीं होता, वो पंचायत समिति का अंग है। प्रमुख क्या है? पंचायत समिति का अंग है, एक ग्राम पंचायत का अंग नहीं है। बाकी मुखिया, ग्राम सभा, पंचायत सचिव ये तीनों है वो ग्राम पंचायत का अंग है। अब प्रमुख है जो ग्राम पंचायत का अंग नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि जिला परिषद के लिए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? यानी कि जिला परिषद के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितना होना चाहिए? तो उसको जिला परिषद के निर्वाचन के लिए न्यूनतम जनसंख्या जो होती है वो 50,000 होना चाहिए, कम से कम 50,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 50,000। क्वेश्चन नंबर 41 में है बिहार के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। यानी कि बिहार के स्थानीय निकाय के चुनाव में महिला के लिए कितना आरक्षण किया गया है, महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? तो 50% दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 50%। क्वेश्चन नंबर 42 में है नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान कह रहा है, निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर। एक होता है प्रशासनिक प्रधान। देखिए अगला क्वेश्चन वही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? यानी कि मुख्य प्रशासक या प्रशासनिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो उसको नगर आयुक्त कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। लेकिन ऊपर में था कि निर्वाचित प्रधान, तो उसको क्या कहा जाता था? महापौर। यहाँ पे कह रहा है मुख्य प्रशासक या प्रशासनिक प्रधान, तो नगर आयुक्त हो जाएगा। फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट प्रश्न। इस चैप्टर जो सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे और एक क्वेश्चन को याद कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मैं जो भी वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।